हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और आ चुका हूं आप सभी के सामने लेके एक और नए टॉप 15 एमसीक्यू सीरीज की वीडियो, जहां आज अपन सॉल्व करने वाले हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, जो कि आपका बनता है पेपर नंबर 1 के मैनेजमेंट का पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो इस वीडियो का भी लाइक टारगेट होने वाला है 25 लाइक्स का, जैसा कि लास्ट वीडियो में था। आई होप कि आप लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दोगे, पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। एनीवेज, अब अपन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल। दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी को क्या बोला जाता है? क्या वो है ए मैनेजमेंट, बी अथॉरिटी, सी पावर, या डी लीडरशिप? तो इसमें सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पावर। ठीक है, अथॉरिटी, मैनेजमेंट, लीडरशिप बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। यहाँ पे जिन लोगों को कंफ्यूजन है अथॉरिटी और पावर के बीच में, तो देख लो भैया, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पावर। कहां से बना है? नोट्स में अपन जाएंगे, ये देखो दूसरी ही लाइन, पावर रिफर्स टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल। सेकंड क्वेश्चन, अथॉरिटी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन पावर। अथॉरिटी का जो स्कोप है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पावर के कंपैरिजन में बड़ा है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, या पार्टली फॉल्स है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। पावर का कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है एज कंपैरिजन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। कैसे, कहां लिखा है ये? तो अगेन नीचे, पावर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट छोटा है, पावर का कॉन्सेप्ट बड़ा है। हमको क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे? हमसे यहाँ पूछा गया है कि अथॉरिटी बड़ी है पावर से, विच इज रॉन्ग। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन बी, फॉल्स। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज हैज पावर टू ओवर those who seeks his expertise, which source of power is discussed in the above statement? ओहो, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक हमारे सीएमए भाई साहब है, जिनके पास क्या स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। किसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है? कॉस्ट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, मान के चलते हैं अपन, और भी वैसे भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। ठीक है, अब ये जो इनके पास जो नॉलेज की पावर है, किसके कंपैरिजन में? उनसे जो इनसे एक्सपर्टीज मांग रहे हैं, जो इनसे कुछ ओपिनियन वगैरह मांग रहे हैं, तो ये कौन सी सोर्स ऑफ पावर ऊपर डिस्कस की जा रही है? क्या ये एक्सपर्ट पावर है, क्या ये पर्सीव पावर है, रेफरेंट पावर है, या लेजिटिमेट पावर है? चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि भैया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग उन सीएमए से एक्सपर्ट ओपिनियन मांगने आए हैं, उनकी एक्सपर्टीज सीख कर रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सपर्ट पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। तो नॉलेज की वजह से जो हमको अथॉरिटी, जो हमको पावर मिलती है, वो होती है इज अ सोर्स ऑफ एक्सपर्ट पावर। नोट्स में जाएंगे, टाइप्स ऑफ पावर। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर हो गया, ये आपका हो गया सोर्सेज ऑफ पावर। यहाँ पे देखो रिवॉर्ड पावर, और यहाँ पे आएंगे एक्सपर्ट पावर। अ पर्सन हैविंग एक्सपर्टीज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हैज पावर ओवर दोज हु सीक एक्सपर्टीज। एग्जांपल में यहाँ पे क्या दिया कि टीचर एक एक्सपर्ट पावर रखता है अपने स्टूडेंट के कंपैरिजन में, लॉयर अपने क्लाइंट्स के ऊपर। सेम वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पे क्या आ गया कि एक सीएमए अपने जूनियर हो गया या उन लोगों के ऊपर एक नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की पावर रखता है, जो उनसे एक्सपर्टीज आस्क कर रहे हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपर्ट पावर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? क्या है वो ऑप्शन? पावर फ्लोज इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, पावर फ्लोज इन एन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पावर कैन नॉट फ्लो इन एनी डायरेक्शन, ये तो भैया बिल्कुल ही गलत है, और पावर कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से सी वाला तो एकदम आउटराइट गलत है, तो अपन ने उसको हटा दिया यहाँ पे। बाकी 3 ऑप्शन बचे हैं। क्या बोल रहा है कि पावर अपवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे से ऊपर मूव करती है, पावर फ्लोज फ्रॉम फ्लोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर से नीचे आती है, और पावर कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, साइडवेज, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, कैसे भी पावर जो है वो मूव कर सकती है, फ्लो कर सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावर कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, अथॉरिटी इज गिवन टू अ। अथॉरिटी हम किसको देते हैं? क्या किसी पर्सन को देते हैं, पोस्ट को देते हैं, मैनेजर को देते हैं, या नन ऑफ दीज? तो अथॉरिटी हम किसको देते हैं? क्या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को देते हैं, क्या एक पोस्ट को देते हैं, मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अथॉरिटी हम देते हैं पोस्ट को, ना कि पर्सन को। जैसे अगर एक्सप्लेन करूं मैं इसको, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर होती है, डज नॉट मीन कि नरेंद्र मोदी के पास वो बहुत सारी पावर है। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटेंगे, तो वो सारी पावर उनके हाथ से चली जाएगी जो अभी उनके पास है। क्यों? क्योंकि वो पावर नरेंद्र मोदी जी को नहीं दी गई है, वो दी गई है फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस पोस्ट की वो पावर है। सेम वैसे ही प्रेसिडेंट की पोस्ट ले लो, या कंपनी की सीईओ की पोस्ट ले लो, कोई भी ले लो, तो जो पावर, जो प्रिविलेज मिलती है, वो उस पोजीशन को मिलती है, ना कि उस पर्सन को। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट या पोजीशन अगर हो तो देख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सेंट्रलाइजेशन इंप्लाइज द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्ट ऑफ असाइनिंग फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी टू अ सबऑर्डिनेट। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है या नन ऑफ दीज है? तो दो सेंटेंस यहाँ पे मतलब एक सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की गई है, एक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की गई है। आपको एनालाइज करके ये बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है या नन ऑफ दीज है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, पार्टली ट्रू। पार्टली ट्रू कैसे? क्योंकि देखो जो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन बोला है कि सेंट्रलाइजेशन इंप्लाइज, यहां तक ये बिल्कुल ट्रू है। सेंट्रलाइजेशन का यही मतलब होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में पावर रहने वाली है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल के पास रहेगी। वाइल डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ असाइनिंग फॉर्मल अथॉरिटी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये डेलीगेशन होता है ना कि डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेंट्रलाइजेशन कॉपी पेस्ट जो आपके नोट्स में है, और डेलीगेशन भी कॉपी पेस्ट, बट वहां पे डेलीगेशन की जगह मैंने क्या डाल दिया, डिसेंट्रलाइजेशन, जिससे आधी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है, आधी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। तो इसीलिए ये क्या बनेगा, पार्टली ट्रू बन जाएगा कि आधी स्टेटमेंट ठीक है, बाकी तो गड़बड़ है। तो ना ही ट्रू ना ही कंप्लीटली फॉल्स, पार्टली ट्रू है तो नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, पार्टली फॉल्स होता तो नन ऑफ दीज आ जाता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्टली ट्रू यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं। डेलीगेशन टेक्स प्लेस बिटवीन डैश एंड डैश, एकदम सिंपल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। बाकी ऑप्शन भी अपन देख लेंगे। सुपीरियर एंड पियर्स, पियर्स यानी जो हमारे साथ में काम कर रहे थे, हमारे आसपास के लोग हो गए पियर्स, सबऑर्डिनेट एंड पियर्स और ऑल ऑफ दीज। तो सारे ऑप्शन तो हो नहीं सकते, करेक्ट ऑप्शन क्या, डेलीगेशन किसके प्लेस में होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिडक्शन इन द वर्कलोड ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव इज द एडवांटेज ऑफ। टॉप एग्जीक्यूटिव को कम वर्कलोड आए, थोड़ा कम काम करना पड़े, ये किसका एडवांटेज है? डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या इफेक्टिव मैनेजमेंट? आराम से शांति से सोच के आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है यहाँ पे कि रिडक्शन इन वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट या टॉप एग्जीक्यूटिव्स किसका एडवांटेज है? डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या इफेक्टिव मैनेजमेंट? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 8 का है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप गिवन बाय। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम सभी को पता है, एक मैनेजर के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उसको बोला जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैं एक मैनेजर हूं, मेरे अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा स्पैन हो जाएगा 10 पीपल का, तो इसको बोला जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसकी थ्योरी पे बेस्ड है? किसकी, किसने दिया है ये? अ ब्रिटिश बिजनेसमैन, अ ग्रेट इंडियन किंग, अ ग्रीक फिलोसोफर या अ फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट? तो यहाँ पे नाम भी नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया है कि कौन सी कंट्री का, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, जिसने ये जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दिया है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनकी एक थ्योरी में से आया है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश बिजनेसमैन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन किंग, ऑप्शन नंबर सी अ ग्रीक फिलोसोफर और ऑप्शन नंबर डी है आपका अ फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अ फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आपको दिखा देता हूं, हमको जाना है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में, वहां पे है, देखना पड़ेगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऊपर है क्या? आजा आजा आजा, ऊपर तो नहीं है, और नीचे जाना। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये रहा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये देखो, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ रिलेशनशिप गिवन बाय, यहाँ पे इन भाई साहब का यहाँ पे नाम है, और ये कौन थे? ये थे एक फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश refers to the power to assign duties to subordinate and to ensure that they are carried out and involves the acceptance of accountability। क्या ये अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेलीगेशन है, या बोथ अथॉरिटी एंड डेलीगेशन है? क्या बोल रहा है कि डैश refers to power to assign duty to a subordinate, कि हमको पावर असाइन करनी है, ड्यूटी असाइन करनी है, एक ऐसी पावर को बता रहा है जिसमें हम ड्यूटीज असाइन करते हैं हमारे सबऑर्डिनेट को, और ऑल्सो इंश्योर करते हैं कि वो उनको सही तरीके से ले जाए और अपनी पूरी पूरी अकाउंटेबिलिटी समझे। तो क्या ये अथॉरिटी है, डेलीगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बोथ ए एंड सी है? तो क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है इसका अथॉरिटी। जाएंगे नोट्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रहा अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में ये रहा अथॉरिटी। दिस इज द पावर टू असाइन ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट दे आर कैरिड आउट एंड इन्वॉल्व्ड इन एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ दिस अथॉरिटी। तो ये क्या है, अथॉरिटी ही इसका सही आंसर है। नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 11, 5 क्वेश्चन ही बचे। क्वेश्चन नंबर 11, डैश एंड डैश हैव आइडेंटिफाइड 5 बेसिस
ऑफ सोर्सेज ऑफ पावर, जो 5 सोर्सेज ऑफ पावर है उनके बेस किन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं? क्या वो हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो जॉन फ्रेंच या बर्थमैन रेवन है? क्या वो हेनरी फ्योल और जॉन है? क्या वो एफ.डब्ल्यू. टेलर और हमारे रेवन भाई साहब है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन फ्रेंच वाला ऑप्शन। हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर का काम कितना था? उन्होंने दिए थे भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे उन्हीं के दो ऑप्शंस को फिर इंटरचेंज करके यहाँ पे डाला हुआ है। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, सोर्सेज ऑफ पावर। ऊपर जाते हैं फटाफट से, सोर्सेज ऑफ पावर, ही ऊपर आ गए। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी का नाम, जॉन और रेवन। Next, question number 12. Who among the following has identified authority as a power to take decision which guide the actions of others? तो यहाँ पे क्या है? अथॉरिटी की डेफिनेशन है और पूछ रहे ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हो, इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है, मैनेजमेंट का भी हो सकता है। डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि डेफिनेशन किसने दी है। हमारे केस में हमको बताना है क्या ये साइमंड है, बर्नार्ड है, डेविस है या टेलर है। तो टेलर तो मैंने बताया भैया इनका कंट्रीब्यूशन अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तक ही थोड़ा सा सीमित था, मतलब मेन हाईलाइट इनका वही था। तो बाकी और किसी चीज में इनका नाम आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो आप ये चीज का ध्यान रखना। बाकी जो बचे अपने 3 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है ए, साइमन। नोट्स में आपको दिखा देता हूं, उसके लिए जाना पड़ेगा ऊपर, और कहाँ है, ये रहा। इन द वर्ड्स ऑफ साइमन अथॉरिटी में बी डिफाइन, ये पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डैश पावर इज द एबिलिटी टू पनिश अदर्स फॉर नॉट कैरिंग आउट द ऑर्डर्स और फॉर नॉट मीटिंग द सर्टेन रिक्वायरमेंट। कौन सी पावर हमको ये एबिलिटी देती है कि हम दूसरों को पनिश कर सके अगर वो हमारा बताया गया काम नहीं करते हैं? एक्सपर्ट पावर नहीं, ये तो नॉलेज से रिलेटेड है। फिर बाकी आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे बच गए हैं। अब आपको बताना है सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, ये है हमारी पावर टू पनिश की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर? इनमें से कौन सा वो ऐसा फैक्टर है जो डेलीगेशन को अफेक्ट करता है ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर? कौन सा फैक्टर है वो? द डेलीगेटर इज अनविलिंग टू डेलीगेट। बिल्कुल हाँ, अगर डेलीगेटर यानी मेरे पास पावर है और मैं आगे देना ही नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि सारी पावर मैं ही इंजॉय करूं, तो मैं बट ऑब्वियस डेलीगेशन नहीं करना चाहूंगा। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रॉब्लम है किसके बिहाफ पे जनरेट हो रही है? मेरे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी भी पढ़ेंगे। फियर ऑफ एक्सपोजर, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कुछ गड़बड़ गड़बड़ काम कर रहा हूं, मैं अपनी नीचे वाले को अथॉरिटी दे दूं, तो वो तो समझ जाएगा कि मेरा जो सुपीरियर है वो गड़बड़ काम कर रहा है, तो मुझे वो एक्सपोज कर सकता है। तो इस डर से भी मैं कुछ जो पावर अथॉरिटी है वो सामने डेलीगेट नहीं करूंगा। ये भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, डेलीगेटर हैज नो कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट। बिल्कुल ठीक। अगर मुझे लगता है कि मेरा सबऑर्डिनेट, मेरा जूनियर उस टास्क को अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो ड्यूटीज को नहीं संभाल पाएगा, पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो अगेन मैं उसको पावर नहीं दूंगा क्योंकि chaos मच जाएगा। तो सिंपल तीनों आंसर सही है और ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज हमारा क्या बन जाता है? करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पावर इज द एबिलिटी टू डैश। पावर इज द एबिलिटी टू, यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, टू डू, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे अपन। पावर इज द एबिलिटी टू डू डैश। क्या? एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग या ए एंड बी? पावर एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीजें कर सकते हैं, या एवरीथिंग एंड एनीथिंग, जो मन में आए हम कुछ भी कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो पावर क्या है? पावर से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हम कुछ भी कहीं भी कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पावर इज द एबिलिटी टू डू समथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पर इजी, जिसने अच्छे से तैयारी की आराम से वो आइडेंटिफाई करके आंसर दे पाया होगा। नीचे यहाँ पे आंसर है, आप एक बार स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स को भी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो विद दिस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आपका क्या स्कोर रहा विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।